अस्सलाम वालेकुम। गेट टर्न ऑफ थायस्टर यानी कि जीटीओ सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की ही एक अपग्रेडेड फॉर्म है, यानी कि उसका एक इम्प्रूव्ड वर्जन है अगर फंक्शनैलिटी को देखा जाए तो। इसका सिंबल बिल्कुल एससीआर से मिलता जुलता है। एक डायोड लगा हुआ और डायोड के साथ एक तीसरा टर्मिनल अटैच्ड है जिसको गेट कहा जाता है। और गेट के साथ यहां पर दो एरोज लगे हुए हैं जो कि इस सिंबल को एससीआर के सिंबल से मुख्तलिफ बनाते हैं। तो जैसे कि एससीआर को एक गेट सिग्नल प्रोवाइड करके फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करवाया जा सकता है, वैसे ही एक जीटीओ को भी गेट के ऊपर ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड करके फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करवाया जा सकता है। यानी कि अगर गेट के ऊपर एक पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए, उस सूरत हाल में एनोड से कैथोड की तरफ करंट फ्लो करना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जीटीओ की एक एडिशनल फंक्शनैलिटी है, उसका एक एडिशनल फीचर है। जैसा कि जीटीओ को गेट सिग्नल प्रोवाइड करके फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करवाया जा सकता है, वैसे ही इसको इस फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करने से रोका भी जा सकता है। इसको रोकने के लिए गेट के ऊपर एक नेगेटिव ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे इस फ्लो को शुरू करने के लिए इस गेट के ऊपर एक पॉजिटिव ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड करना पड़ता है। तो जब बात आती है कि एक नेगेटिव वोल्टेज का सिग्नल ट्रिगर के तौर पे इसके गेट पे प्रोवाइड करना पड़ता है, इसको फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करने से रोकने के लिए, तो वहां पर एक करंट रिक्वायरमेंट आ जाती है। यानी कि अब इस नेगेटिव वोल्टेज के हिसाब से देखा जाए तो जो करंट अब पहले की निस्बत उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा वो कितना होना चाहिए इसकी फॉरवर्ड बायस में करंट को रोकने के लिए। गेन फैक्टर बीटा ऑफ इस नेगेटिव करंट को डिफाइन करता है। बीटा ऑफ हर जीटीओ के लिए मुख्तलिफ होता है और उसकी डाटा शीट में मौजूद होता है। इसी तरह से फॉरवर्ड करंट वो करंट है जो कि फॉरवर्ड बायस के दौरान एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो कर रहा है, जिसे हम रोकना चाहते हैं एक नेगेटिव करंट गेट पे प्रोवाइड करके। तो बीटा ऑफ का फॉर्मूला कुछ यूं है कि फॉरवर्ड बायस में जो करंट गुजर रहा है एनोड से कैथोड की तरफ डिवाइडेड बाय वो करंट जो कि गेट के ऊपर अगर प्रोवाइड किया जाए तो एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करने वाला करंट गुजरना बंद हो जाएगा। तो अगर यहां से ये नेगेटिव मालूम करना मतलूब हो तो उस सूरत हाल में यह किया जा सकता है कि फॉरवर्ड करंट जो इस जीटीओ में से गुजर रहा है लोड के हिसाब से वो कैलकुलेट कर लिया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए उसकी डाटा शीट में दिए गए गेन फैक्टर बीटा ऑफ के साथ। तो उस सूरत हाल में वो नेगेटिव करंट हमें मिल जाएगा जो कि इस फॉरवर्ड करंट को रोकने के लिए गेट के ऊपर प्रोवाइड किया जा सकता है। तो जीटीओ को किसी लोड के ऊपर जो एवरेज पावर डिसिपेट हो रही होती है उसको वेरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे डीसी सिग्नल्स के अंदर, डीसी सिस्टम्स के अंदर और डीसी वोल्टेजेस के साथ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की जाती है। तो ये एक जेनेरिक सर्किट है जिसकी मदद से इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि जीटीओ किस तरह से एवरेज पावर डिसिपेशन को कंट्रोल कर सकता है जो कि लोड के ऊपर हो सकती है।
एक सिग्नल यहां पर प्रोवाइड किया गया है इस सर्किट में, जैसा कि देखा जा सकता है, जिसको VT के तौर पर मेंशन किया हुआ है। VT का जो टाइम के हिसाब से पैटर्न बनता है, जो ग्राफ बनता है, वो यहां डिस्प्लेड है। तो ये एक स्पेशल टाइप की स्क्वायर वेव है जो कि सिंपली बायपोलर है, यानी पॉजिटिव वोल्टेज भी रखती है और नेगेटिव वोल्टेजेस भी इसके अंदर मौजूद होंगी। तो ट्रांजिस्टर T1 उस वक्त स्विच ऑन होगा जब ये VT का सिग्नल पॉजिटिव होगा, यानी कि हम सपोज कर लेते हैं कि यहां पर इस T1 ट्रांजिस्टर को स्विच मोड में ऑपरेट करवाने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई है, जिसके हिसाब से इसकी बेस के ऊपर एक रेजिस्टर लगाया हुआ है और उस रेजिस्टर की मदद से VT का सिग्नल इसको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो VT का सिग्नल अब्रप्टली जब पॉजिटिव VS को पहुंचता है तो उस सूरत हाल में ट्रांजिस्टर T1 स्विच ऑन हो जाता है, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये VCC से, यानी पॉजिटिव VCC से, रेजिस्टर से होता हुआ करंट इस T1 में से गुजरता है, और ये करंट फॉरवर्ड करंट के तौर पे इस लगे हुए GTO के गेट टर्मिनल के ऊपर पहुंच जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में ये GTO फॉरवर्ड बायस में डायोड की तरह कंडक्ट करना शुरू हो जाता है। तो लिहाजा यहां पर ये जो बैटरी VB लगी हुई है, यहां से करंट फ्लो करना शुरू होता है और रेजिस्टर R में से गुजरता है और उसके इस GTO में से गुजरता है और फिर ग्राउंड तक चला जाता है और ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब जब इस GTO को कंडक्ट करवाने से रोकना होगा तो उस सूरत हाल में अब्रप्टली इस VT के सिग्नल को पॉजिटिव VS से नेगेटिव VS के ऊपर लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमने भी डिस्कस किया कि GTO को टर्न ऑफ करवाने के लिए नेगेटिव करंट इसमें से गुजारना पड़ता है, इसके गेट में से गुजारना पड़ता है। तो लिहाजा अब देख यहां पर अब जो ट्रांजिस्टर T2 के जरिए वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा वो नेगेटिव VCC है। तो इस नेगेटिव VCC की वजह से अब करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जब ये करंट उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा उस सूरत हाल में GTO फॉरवर्ड बायस में कंडक्ट करना छोड़ देगा, यानी कि अब जो करंट VB से R के थ्रू होता हुआ GTO के थ्रू होता हुआ ग्राउंड हो रहा था वो रुक जाएगा। तो अब रेजिस्टर R के ऊपर कुछ भी पावर डिसिपेट नहीं होगी। बिल्कुल उसी तरह से जैसे SCR की फॉरवर्ड बायस में एक रेजिस्टेंस होती है, GTO की भी फॉरवर्ड बायस में एक रेजिस्टेंस होती है जिसको कहा जाता है R ऑन। यानी कि जब GTO में से फॉरवर्ड बायस में होते हुए करंट गुजर रहा होगा तो उस टाइम पर उस करंट को जितनी रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी वो R ऑन के बराबर होगी। तो जितना फॉरवर्ड करंट बढ़ता जाएगा उतना ही इस R ऑन के ऊपर वोल्टेज का ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा ओम्स लॉ के मुताबिक। तो जब GTO को टर्न ऑन किया जाएगा तो उस टाइम पर लोड रेजिस्टेंस यानी कि R के ऊपर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा उसको इस फॉर्मूले की मदद से निकाला जा सकता है। इस फॉर्मूले का मकसद क्या है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? वो ये है कि अभी पिछले सर्किट में हमने देखा कि बैटरी के साथ रेजिस्टेंस अटैच थी और उस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में GTO अटैच्ड है और उसके बाद ग्राउंड है। तो यहां से ये एक बात निकाली जा सकती है कि
जीटीओ और लोड रेजिस्टेंस आर आपस में सीरीज में लगे हुए हैं। तो जब दो कंपोनेंट्स आपस में सीरीज में लगे होते हैं तो उनमें से फ्लो करते हुए करंट की वैल्यू सेम होती है, यानी कि करंट जितना आर में से गुजर रहा है उतना ही जीटीओ में से यानी कि आर ऑन में से भी गुजर रहा है। लेकिन चूंकि दोनों रेजिस्टेंसेस मुख्तलिफ हैं तो लिहाजा उनके ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज भी मुख्तलिफ होगा, और इन दोनों ड्रॉप होने वाले वोल्टेजेस को अगर ऐड कर लिया जाए तो वो टोटल वोल्टेज बनेगा जो कि इनको प्रोवाइड किया गया था इन फर्स्ट प्लेस, जो कि यहां पर बैटरी की वोल्टेज से जाहिर हो रहा है, यानी कि वीबी। तो वीबी इस लिहाज से देखा जाए तो बराबर होना चाहिए वीएल प्लस वीजीटीओ। तो यहां से अगर वीएल की वैल्यू निकाली जाए जो कि लोड पे ड्रॉप होने वाला पोटेंशियल है तो वो वीबी माइनस वीजीटीओ के बराबर आएगा। इसी तरह से जीटीओ के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स आई आर, यानी कि वी जीटीओ इक्वल्स आई, वो करंट जो कि फॉरवर्ड बायस में फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय आर ऑन जो कि जीटीओ की रेजिस्टेंस है। तो हमने बात की कि जीटीओ को इस्तेमाल करते हुए एवरेज पावर डिसिपेशन जो कि लोड के ऊपर हो रही है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये एवरेज पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला है। ये कैसे निकाला गया? सिंपल पावर डिसिपेशन जो कि प्रोडक्ट होती है करंट और वोल्टेज का, उसको इंटीग्रेट कर दिया गया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और उसको एक टाइम पीरियड ऑफ कंट्रोलिंग पल्स जो कि हमने प्रोवाइड की वीटी की फॉर्म में, उसके लिए उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो उस पल्स का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो वो टाइम पीरियड कैपिटल टी है, और फिर चूंकि हम एवरेज पावर निकालना चाह रहे हैं तो उसी कैपिटल टी यानी कि टोटल टाइम ऑफ दैट पल्स जो भी ऑन ऑफ उसमें हो रहा है उसका जो टाइम बन रहा है उससे उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो इस सूरत हाल में ये इस फिगर को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो टी एक्स के साथ जिस ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट किया गया है वो ड्यूरेशन एक पल्स के एग्जिस्ट करने की ड्यूरेशन है। अगर इस ड्यूरेशन को यानी कि टी एक्स को बढ़ा दिया जाए तो लोड के ऊपर ज्यादा देर के लिए पावर डिसिपेट होगी, और अगर टी एक्स कम कर दिया जाए तो अब लोड के ऊपर कम देर के लिए पावर डिसिपेट होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहां पर एक लाइट बल्ब लगा हुआ होगा तो टी एक्स बढ़ाने से वो लाइट बल्ब ज्यादा देर के लिए ऑन रहेगा, और टी एक्स कम करने से वो लाइट बल्ब कम देर के लिए ऑन होगा अगर उस लाइट बल्ब को आर की जगह पर लगा दिया जाए। तो इसी तरह से मिलती जुलती चीज आमतौर पे डीसी सिस्टम्स में की जाती है जिसको पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से ओवरऑल इफेक्ट जो है वो ह्यूमन आई पे कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है कि जैसे लोड की आउटपुट में कमी या ज्यादती वाकया हो रही है। इस बात को कुछ यूं समझा जा सकता है कि आप कंसिडर कर लें कि ये जो यहां पर सिग्नल प्रोवाइड किया जा रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी इतनी ज्यादा है कि एक ह्यूमन आई इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो इसे एक लाइट बल्ब को प्रोवाइड कर दिया जाए तो यहां पर लाइट बल्ब को अब तेजी से ऑन किया जा रहा है और तेजी से ऑफ किया जा रहा है। तो अगर ये तेजी से ऑन करने वाले अमल में उसको जितने वक्त के लिए ऑन किया जा रहा है यानी कि टी एक्स उसको बढ़ा दिया जाए तो ओवरऑल इफेक्ट हमें ऐसा नजर आएगा कि जैसे लाइट की रोशनी बढ़ गई है, और अगर उसे टी एक्स को कम कर दिया जाए तो चूंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो हमें ऐसा इफेक्ट महसूस होगा कि जैसे लाइट बल्ब की रोशनी
थोड़ी सी कम हो गई है। इसी को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो यही प्रिंसिपल बहुत सारे मोटर्स के ऊपर, पंखों के ऊपर और बहुत सारे और भी लोड्स के ऊपर अप्लाई होता है। तो अब ऐसा किया जा सकता है कि जैसे कि इस फिगर में देखा जाए तो पावर सिर्फ और सिर्फ इस टाइम टी एक्स के लिए लोड को प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि रेजिस्टेंस आर को प्रोवाइड की जा रही है। तो रेजिस्टेंस आर के ऊपर टी एक्स टाइम के लिए पावर डिसिपेट हो रही है। तो लिहाजा बाकी जो टाइम बचता है टी में से, जिस टाइम के दौरान ये पावर उसे नहीं मिल रही, तो उस टाइम को इस टी में से निकाला जा सकता है और इस कैपिटल टी की जगह पर जहां पे हम इसको इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं वहां पर टी एक्स लगाया जा सकता है। यानी कि इसको इंटीग्रेट किया जाए सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के लिए जितने टाइम के लिए इसको पावर दी गई थी, प्रोवाइड की गई थी, यानी कि वो पावर जो कि V और I के प्रोडक्ट से यहां पर जाहिर की गई है। उसी तरह से अब V और I की वैल्यूज इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करें तो I वो करंट है जो कि फॉरवर्ड बायस में से वाकया हो रहा है और V वो वोल्टेज है जो कि उस लोड के ऊपर ड्रॉप हो रहा है। तो ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स आई आर, तो I मल्टीप्लाइड बाय आई आर, तो ये I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये आप बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, एक पावर का फॉर्मूला I स्क्वायर R भी होता है, V स्क्वायर ओवर R भी होता है, लेकिन बहरहाल इसको I स्क्वायर R से अगर जाहिर किया जाए तो ये I स्क्वायर R जो कि इस टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इंटीग्रल से आ जाएगा। और इसी तरह से dt का इंटीग्रल t बन जाएगा और उसमें अगर लिमिट tx माइनस 0 सब्स्टिट्यूट की जाए तो वो tx बन जाएगा। तो लिहाजा tx डिवाइड बाय कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाय I स्क्वायर R एवरेज पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला बन गया। इस न्यूमेरिकल में पूछा जा रहा है कि इस T2 में से कितना करंट गुजरना चाहिए, यानी कि ये वही करंट होगा जो कि गेट में से उल्टी डायरेक्शन में होता हुआ गुजरेगा। ये कितना होना चाहिए ताकि आर में से गुजरता हुआ फॉरवर्ड करंट गुजरना बंद कर दे। इसके हिसाब से गेन फैक्टर बीटा ऑफ 7 दिया हुआ, आर ऑन जो कि जीटीओ की रेजिस्टेंस है 2.5 मिली ओम्स दी गई है, और वीबी बैटरी की वोल्टेज 75 वोल्ट्स और लोड रेजिस्टेंस आर 2 ओम्स दी गई है। कहा जाता है कि एवरेज पावर डिसिपेशन निकालें जो कि लोड के ऊपर हो रही है और इसी तरह से जो कि जीटीओ के ऊपर हो रही है, और ये उस सूरत हाल में निकालें जब ड्यूटी साइकिल 50% का प्रोवाइड किया गया हो। तो आप अच्छी तरह जानते हैं फॉर्मूले के मुताबिक नेगेटिव करंट मालूम करने के लिए दो फैक्टर्स की जरूरत है। एक गेन फैक्टर है जो कि बीटा ऑफ है और दूसरा फैक्टर फॉरवर्ड करंट है। तो बीटा ऑफ यहां पर 7 दिया गया, जो चीज हमें चाहिए वो फॉरवर्ड करंट है। तो फॉरवर्ड करंट मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला अगर लिखा जाए जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, तो इस हिसाब से अगर VL और GTO को ओम्स लॉ के मुताबिक करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में लिखा जाए तो ये कुछ यूं बनेगा। थोड़ा सा रीअरेंज करें तो IL कॉमन आ जाएगा, R प्लस R ऑन बराबर VB, और इसी तरह से IL इक्वल्स VB डिवाइड बाय R प्लस R ऑन। VB की वैल्यू 75, R की वैल्यू 2 और R ऑन की वैल्यू 2.5 मिली ओम्स जो कि 0.0025 ओम्स बनती है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद IL की वैल्यू 37.5 एम्पियर्स बनती है।
तो ये वो फॉरवर्ड करंट होगा जो कि इसमें से गुजर रहा होगा, यानी कि रेजिस्टेंस आर में से और जीटीओ की रेजिस्टेंस आर ऑन में से। इस करंट को हम फ्लो करने से रोकना चाहते हैं और उसके लिए नेगेटिव करंट की चाहते हैं। तो अब ये फॉर्मूला अगर इस्तेमाल किया जाए और इसमें बीटा ऑफ की जगह पर 7 और फॉरवर्ड करंट की जगह पर 37.5 एम्पियर्स लगाया जाए, तो नेगेटिव करंट जो कि जीटीओ को प्रोवाइड किया जा सकता है उसे ऑफ करने के लिए वो बनता है 5.4 एम्पियर्स। 50% ड्यूटी साइकिल के लिए जो पावर डिसिपेट हो रही है लोड के ऊपर, उसको ऐसे मालूम किया जा सकता है कि एवरेज पावर डिसिपेशन का जो फॉर्मूला अभी हमने निकाला, उस फॉर्मूले में 50% ऑफ ड्यूटी साइकिल के लिए सब्स्टिट्यूशन की जाए। तो ये किस तरह से मुमकिन है? तो 50% ड्यूटी साइकिल का मतलब कुछ यूं है कि जितने टाइम के लिए लोड को पावर प्रोवाइड की जा रही है इन वन टाइम पीरियड, वो टाइम उस वन टाइम पीरियड का कितना परसेंट है। तो अगर 50% ड्यूटी साइकिल है तो इसका मतलब यह हुआ कि 50% ऑफ द टोटल टाइम पीरियड टी जो भी वैल्यू बनती है उस टाइम के लिए इस लोड को पावर प्रोवाइड की गई। तो लिहाजा 50% ड्यूटी साइकिल के लिए टी एक्स 50% ऑफ टी बनता है, यानी कि टाइम पीरियड। कैपिटल टी के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और इसी तरह से आई एल जो कि फॉरवर्ड करंट की वैल्यू हमने निकाली 37.5, उसका स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2। तो एवरेज पावर जो कि लोड पे 50% ड्यूटी साइकिल प्रोवाइड की सूरत में डिसिपेट होगी वो 1406 वॉट्स बनती है। और इसी तरह से 50% ड्यूटी साइकिल के साथ जीटीओ के ऊपर डिसिपेट होने वाली पावर को भी निकाला जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ आर की जगह पर आर ऑन को सब्स्टिट्यूट करके, जो कि 0.25 है। तो एवरेज पावर 50% ड्यूटी साइकिल के साथ जो जीटीओ के ऊपर डिसिपेट होगी वो 1.75 वॉट्स बनती है। जीटीओ और एससीआर से मिलती जुलती एक बहुत सिग्निफिकेंट डिवाइस ट्रायैक कहलाती है। तो हमने देखा कि जीटीओ और एससीआर सिर्फ और सिर्फ एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही कंडक्ट कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कंडक्ट करना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। तो यहां पर ट्रायैक को अगर इस्तेमाल किया जाए तो ट्रायैक्स फॉरवर्ड करंट को भी सपोर्ट करते हैं और रिवर्स करंट को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि जो दो पॉसिबल डायरेक्शंस हो सकती हैं ट्रायैक में से गुजरने के लिए करंट की, वो उन दोनों में कंडक्ट करता है। देखा जाए तो यहां पर आपको ऐसा महसूस होगा कि दो डायोड्स आपस में लगे हुए हैं और एक साइड पर एक डायोड का एनोड है जिसको एनोड 1 कहा गया, दूसरी साइड पर दूसरे डायोड का एनोड है जिसको एनोड 2 कहा गया, और एक गेट टर्मिनल है उसी तरह से जैसे कि एससीआर और जीटीओ में होता है, और उसकी फंक्शनैलिटी भी बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि एससीआर और जीटीओ में होती है। जब इसके ऊपर पॉजिटिव गेट सिग्नल प्रोवाइड किया जाए तो उस सूरत हाल में N2 से एनोड 1 की तरफ करंट फ्लो करता है, और जब इसके ऊपर नेगेटिव ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड किया जाए तो एनोड 1 से एनोड 2 की तरफ करंट फ्लो करना शुरू कर देता है। जीटीओज में और एससीआर में जो स्विचिंग स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा अचीव की जा सकती है, यानी कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से जीटीओ और एससीआर को स्विच करवाया जा सकता है। अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए
तो ट्राईएक्स की जो स्विचिंग स्पीड है वो काफी लो होती है। ये इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते जितनी तेजी से जीओ और एसईआर करवा सकते हैं। तो जैसा कि एससीआर में होता है कि गेट सिग्नल प्रोवाइड करने से सिर्फ और सिर्फ करंट का फ्लो शुरू किया जा सकता है। उसे खत्म करने के लिए ऑल टुगेदर उसको जो बायस या उसको जो वोल्टेज या उसको जो करंट प्रोवाइड किया गया होता है, जो सोर्स लगी हुई होती है, उसको बंद करना पड़ता है, फिजिकली रिमूव करना पड़ता है, या उसकी किसी कंट्रोल सिग्नल की मदद से स्विचिंग करवानी पड़ती, कोई एक्सटर्नल फिनोमेना उसको प्रोवाइड करना पड़ता है। उसी तरह से ट्राईएक में भी ऐसे ही है, यानी कि गेट सिग्नल पॉजिटिव जब इस पर प्रोवाइड किया जाएगा तो करंट एक डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से जब नेगेटिव गेट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा तो करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो शुरू हो जाएगा। लेकिन इस करंट को रोकने के लिए जो वोल्टेज सोर्स इसके ऊपर लगाई गई होगी उसको हटाना पड़ेगा, उसको स्विच ऑफ करना पड़ेगा फिजिकली, अदरवाइज इसको ऑफ करना किसी और तरीके से मुमकिन नहीं होगा। ट्राई की एक एसी एप्लीकेशन इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट की जा सकती है कि एसी सोर्स एक लोड के साथ अटैच कर दी जाए और साथ में सीरीज में एक ट्राईएक लगा दिया जाए। ट्राईएक को जब पॉजिटिव गेट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा ट्रिगर के तौर पे, तो ट्राईएक एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ कर देगा और करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक एसी सिग्नल जीरो नहीं हो जाता। जो ही ये एसी सिग्नल जीरो होगा करंट का फ्लो बंद हो जाएगा और ट्राईएक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद एक नेगेटिव ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा जो कि एसी वेव के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान होगा। तो जो ही ये गेट सिग्नल प्रोवाइड किया जाएगा तो उल्टी डायरेक्शन में करंट का फ्लो शुरू हो जाएगा और ये करंट उस वक्त तक फ्लो करता रहेगा जब तक कि एसी सिग्नल बजाते खुद जीरो नहीं हो जाता। तो एसी सिग्नल के जीरो होने के बाद फिर से ट्राईएक बंद हो जाएगा, करंट का फ्लो रुक जाएगा। इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ ये पल्सेस पीरियोडिकली प्रोवाइड की जाएंगी नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रिगर की फॉर्म में। तो यहां से ये देखा जा सकता है कि जब इस ट्रिगर सिग्नल को प्रोवाइड किया गया तो उस टाइम पर एसी वेव का कुछ हिस्सा गुजर चुका था। कुछ हिस्सा गुजरने के बाद जब ये ट्रिगर जनरेट किया गया तो अब जो एसी वेव का बाकी हिस्सा था वो लोड के ऊपर ड्रॉप होना शुरू हो गया। अब अगर इस ट्रिगर सिग्नल को ज्यादा देर से प्रोवाइड किया जाए तो उस सूरत हाल में ये बाकी बचने वाला हिस्सा कम हो जाएगा, यानी कि अब एसी वेव का थोड़ा हिस्सा बचेगा जो कि लोड के ऊपर ड्रॉप होगा। तो लिहाजा पहले की निस्बत अब लोड के ऊपर डिसिपेट होने वाली पावर कम हो जाएगी, यानी कि लोड की आउटपुट कम हो जाएगी। ऑल टुगेदर जो यहां पर पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन का इफेक्ट मिलेगा उसके मुताबिक अगर लोड की जगह पर बल्ब लगा हुआ है तो उसकी रोशनी कम हो जाएगी और पहले वाले सिनेरियो में लोड की जगह पर अगर बल्ब लगा हुआ है तो उसकी रोशनी ज्यादा होगी। तो यहां पर देखा जा सकता है कि किसी भी किस्म के फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट की जरूरत खत्म हो गई, चूंकि ट्राईएक दोनों डायरेक्शंस में करंट को अलाउ कर रहा है। तो ट्राईएक को यहां पर बहुत आराम से एक बल्ब की डिमिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जब ट्राईएक को प्रैक्टिकली सर्किट्स में लगाया जाता है तो ट्राईएक पॉजिटिव ट्रिगर वोल्टेज और नेगेटिव ट्रिगर वोल्टेज के दरमियान थोड़ा सा फर्क आता है, ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे अगर पॉजिटिव ट्रिगर वोल्टेज 30 वोल्ट्स है तो नेगेटिव ट्रिगर वोल्टेज नेगेटिव 32 वोल्ट्स भी हो सकती है। तो इस सूरत हाल में अगर एक आरसी सर्किट इस्तेमाल किया जाए इसके गेट को ड्राइव करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए,
तो उस सूरत हाल में जब पॉजिटिव 30 वोल्ट्स प्रोवाइड करने होंगे गेट को, तो कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा और जल्दी 30 वोल्ट्स गेट को प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्शन पहले शुरू हो जाएगी। और इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान चूंकि ज्यादा वोल्ट्स चाहिए होंगे उसको ट्रिगर करने के लिए, तो लिहाजा कैपेसिटर को 32 वोल्ट्स अचीव करने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा, जिसकी वजह से करंट नेगेटिव डायरेक्शन में ज्यादा देर के बाद कंडक्ट करना शुरू होगा। तो अब देखा जा सकता है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का ज्यादा हिस्सा लोड के ऊपर ड्रॉप हो जाएगा, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल का कम हिस्सा लोड के ऊपर ड्रॉप होगा। जिसका मतलब यह हुआ कि अब पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान लोड के ऊपर डिसिपेट होने वाली पावर ज्यादा होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान लोड के ऊपर डिसिपेट होने वाली पावर कम होगी। तो अगर इसको बल्ब की सूरत में देखा जाए तो बल्ब की रोशनी पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ज्यादा होगी और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान कम होगी। तो एक वेरिएशन मिलेगी इस बल्ब की के अंदर। तो ये एसिमेट्री ट्राइएक्स के प्रैक्टिकल यूजेज में पाई जाती है, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जो पावर्स डिसिपेट हो रही होंगी उनमें फर्क आ जाएगा। डायैक एक ऐसी डिवाइस है जो कि दोनों डायरेक्शंस में करंट को फ्लो करने की इजाजत देती है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ट्रायैक के अंदर दो डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है। लेकिन डायैक का कोई गेट टर्मिनल नहीं होता, यानी कि इसको कंट्रोल करने के लिए किसी सिग्नल की जरूरत नहीं होती। इसके सिंबल में देखा जा सकता है कि दो डायोड्स जो हैं वो आपस में उल्टे करके पैरेलल में जोड़ दिए गए। तो बिल्कुल उसी तरह से इसकी वर्किंग है जैसे कि दो शॉटकी डायोड्स जो हैं उनको उल्टी डायरेक्शन में पैरेलल में जोड़ दिया जाए। तो जैसे कि हर एक डायोड का रिवर्स बायस के दौरान एक ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, यानी उसके अंदर से करंट नहीं गुजरता, आप वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, एक वोल्टेज की बड़ी वैल्यू जब अचीव हो जाती है तो सडनली वो ब्रेक ओवर अचीव हो जाता है और उस डायोड में से रिवर्स बायस के दौरान मैक्सिमम करंट गुजरना शुरू हो जाता है। इन डायोड्स के लिए जो शॉटकी डायोड्स कहलाते हैं, ये ब्रेक ओवर वोल्टेज एक अच्छी खासी रेंज में होता है और इस ब्रेक ओवर वोल्टेज के ऊपर एक अच्छा खासा करंट गुजरने की कैपेबिलिटी डायैक के अंदर में मिल जाती है। तो लिहाजा जब ये डायैक किसी सर्किट में लगा होगा और एक सर्टेन डायरेक्शन में जब इसके अंदर से करंट गुजर रहा होगा तो उस हिसाब से जो शॉटकी डायोड वर्किंग कर रहा होगा वो वाला शॉटकी डायोड होगा जो कि उस डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से रिवर्स बायस में लगा हुआ होगा। तो लिहाजा अगर ब्रेक ओवर वोल्टेज से इसको प्रोवाइड किया गया वोल्टेज किसी भी एक डायरेक्शन में कम है तो डायैक बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, करंट नहीं गुजरेगा। तो जो ही ये वोल्टेज इसके ब्रेक ओवर वोल्टेज को एक्सीड करेगा, डायैक करंट को कंडक्ट करना शुरू कर देगा। तो जो ही ये डायैक कंडक्ट करना शुरू करेगा, डायैक के ऊपर ड्रॉप होने वाला वोल्टेज एकदम कम हो जाएगा और बहुत कम हो जाएगा और एक बहुत हाई करंट इसमें से गुजरना शुरू हो जाएगा। तो ब्रेक ओवर वोल्टेज दोनों डायरेक्शंस में यानी फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शंस में डायैक के एतबार से देखा जाए तो बिल्कुल सेम होती है और एग्जैक्टली सेम होती है अगर इसको प्रैक्टिकली सर्किट्स में लगाया जाए। यही वजह है कि डायैक्स को
ट्रायैक का ट्रिगर सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जब डायैक को ट्रायैक के ट्रिगर के तौर पे इस्तेमाल करना हो तो उस टाइम पे एक ऐसा डायैक चूज किया जा सकता है जिसका ब्रेक ओवर वोल्टेज ट्रायैक के ट्रिगर वोल्टेज से थोड़ा सा ज्यादा हो। जैसे कि अभी हमने मिसाल के तौर पे डिस्कस किया कि ट्रायैक का पॉजिटिव ट्रिगर अगर 30 वोल्ट्स है और नेगेटिव ट्रिगर अगर नेगेटिव 32 वोल्ट्स है, तो उस सूरत हाल में ऐसा डायैक चूज किया जा सकता है जिसका ब्रेक ओवर वोल्टेज 35 वोल्ट्स हो, यानी कि पॉजिटिव 35 पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में नेगेटिव 35 वोल्ट्स। तो एक ऐसा सर्किट बनाया जा सकता है कि जिसमें एक आरसी सर्किट को इंप्लीमेंट कर दिया जाए और कुछ यूं इंप्लीमेंट किया जाए कि डायैक को उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान एक ही वक्त पे एक ही फेज पे मिले। आरसी सर्किट की मदद से एक डिले जनरेट होगा और उस डिले के बाद डायैक को उसका रिक्वायर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मिलेगा। तो जब उस डायैक को उसका रिक्वायर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज मिलेगा, डायैक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, लेट्स सपोज के पॉजिटिव ब्रेक ओवर की सूरत में पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा। तो लिहाजा ट्रायैक को पॉजिटिव गेट सिग्नल मिलेगा। तो इस सूरत हाल में ट्रायैक ट्रिगर हो जाएगा और अब करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान अब आरसी सर्किट उतना ही वक्त लगाएगा जितना वक्त उसने पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान लगाया था डायैक को उसका ब्रेक ओवर वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए। तो अब उस सेम टाइम के बाद डायैक को नेगेटिव 35 वोल्ट्स मिलेंगे, जिसकी वजह से ट्रायैक को उसका नेगेटिव गेट वोल्टेज मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रायैक अब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान उल्टी डायरेक्शन में करंट का फ्लो अलाउ कर देगा। तो ट्रायैक उस वक्त कंडक्ट करना बंद करेगा जब एसी सिग्नल बजाते खुद 0 वोल्ट्स पे चला जाएगा। तो इस सूरत हाल में देखा जा सकता है कि अब ट्रायैक को जो ट्रिगर वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसका फेज सेम रहेगा। तो अब पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जितनी देर के लिए लोड के अंदर से करंट गुजरेगा वो ड्यूरेशन सेम होंगी, यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डिसिपेट होने वाली पावर्स सेम होंगी। तो जिसकी वजह से हमें अब ट्रायैक को ऑपरेट करवाने में एक सिमेट्री मिल जाएगी। एक डायैक है जिसका ब्रेक ओवर वोल्टेज 28 वोल्ट्स है। कहा जाता है कि एक ऐसा सर्किट बनाएं जिसमें एक ट्रायैक को इस्तेमाल किया गया हो एक लाइट डिमिंग कंट्रोल के तौर पे। टेन to 90% ऑन टाइम की एडजस्टमेंट के लिए आर की वैल्यूज पूछी गई हैं, जबकि सी की वैल्यू 0.12 माइक्रोफैरेड बता दी गई है। तो अगर ये अज्यूम कर लिया जाए कि सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट्स एसी है और 60 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो आरएमएस वोल्टेज 169.7 के हिसाब से जो इस एसी की इक्वेशन बनती है, यानी इस एसी वोल्टेज को जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी वो VAC इक्वल्स 169.7 जो कि 120 वोल्ट्स का आरएमएस है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 2 इंटू फ्रीक्वेंसी जो कि 60 हर्ट्ज है 120 बनेगा, मल्टीप्लाइड बाय पाई टी।
इस इक्वेशन से अब क्या इंफॉर्मेशन हासिल होती है? वो इंफॉर्मेशन ये हासिल होती है कि टाइम टी गुजरने के बाद इस एसी सिग्नल की जो वोल्टेज होगी वो वीएसी के बराबर होगी। तो अगर हम ये मालूम करना चाहें कि कितना टाइम गुजरने के बाद ये एसी वोल्टेज 28 वोल्ट्स हो जाएगा, तो इस इक्वेशन में 28 वीएसी की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो टी की वैल्यू 0.44 मिली सेकेंड बनती है। तो ये वो टाइम है जिसके बाद एसी सिग्नल 28 वोल्ट्स हो जाएगा, और 28 वोल्ट्स होगा तो डायक को ये वोल्टेज मिलेंगे, और डायक ट्रायक को ट्रिगर करेगा, और अल्टीमेटली ट्रायक एक सडन डायरेक्शन में करंट को अलाउ कर देगा, जिसकी मदद से लाइट बल्ब ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइट बल्ब अब उस वक्त तक ऑन नहीं होगा जब तक कि वीएसी 28 वोल्ट्स नहीं हो जाती। यानी कि लाइट बल्ब 0.44 मिली सेकेंड गुजरने के बाद ही ऑन होगा, उससे पहले ऑन नहीं हो सकता। तो अगर देखा जाए तो इस वेव का जो टाइम पीरियड बनता है वो 1/60 बनता है। अगर सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का टाइम देख लिया जाए तो इस 1/60 को, जो कि टोटल टाइम पीरियड है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों होते हैं, इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय 2, तो एक हाफ साइकिल का टाइम आ जाएगा। तो एक हाफ साइकिल का टाइम इस हिसाब से 1/60 डिवाइड बाय 2 बनता है 8.33 मिली सेकेंड्स। तो जो गुजरने वाला टाइम है जिसके बाद एसी वोल्टेज 28 वोल्ट्स हो जाएगी और बल्ब ऑन हो जाएगा, वो टाइम 0.44 मिली सेकेंड्स इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के टोटल टाइम 8.33 मिली सेकेंड्स का 5.28% है। यानी कि जब 5.28% ऑफ द पॉजिटिव हाफ साइकिल गुजर चुका होगा तो उसके बाद बल्ब ऑन होगा, यानी कि ट्रायक उसके बाद बिजली को कंडक्ट करना शुरू होगा। 10 to 90% ऑन टाइम अचीव करने के लिए आर की वैल्यूज निकालने के लिए एक ऐसी इक्वेशन की जरूरत होगी जो कि कैपेसिटर के चार्जिंग टाइम और वेरी करती हुई एसी वोल्टेज को आपस में रिलेट कर सके। इस तरह की कोई इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती, तो लिहाजा उसको डिराइव करना पड़ेगा और उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आ सकती हैं। तो अब अपनी आसानी के लिए एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन को यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक ऐसी इक्वेशन है जो कि कैपेसिटर चार्जिंग टाइम और एक कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज को आपस में कोरिलेट करती है। यानी कि अब आरसी सर्किट की इनपुट के ऊपर एक ऐसा सर्किट लगा दिया जाए जो कि एसी वोल्टेज को, वेरी करती हुई एसी वोल्टेज को एक कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करके आरसी सर्किट को प्रोवाइड करे। तो यहां पर जीनर डायोड्स का एक नेटवर्क लगा दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि एक डायोड के साथ दो जीनर डायोड्स लगा दिए गए और दो जीनर डायोड्स 20-20 वोल्ट्स के हैं। और इसी तरह से ये दो तरह के कॉम्बिनेशंस यहां पर पैरेलल में लगा दिए हैं। एक कॉम्बिनेशन पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और दूसरा कॉम्बिनेशन नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए। तो जब यहां पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस दौरान डायोड में से करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गुजरता हुआ जीनर डायोड्स तक पहुंचेगा। तो उस सूरत हाल में अब पहले जीनर डायोड के ऊपर उस वक्त 20 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे जब इनपुट एसी वोल्टेज
20 वोल्ट्स को एक्सीड कर जाएगा। और इसी तरह से दूसरे जीनर डायोड के ऊपर भी 20 वोल्ट्स ड्रॉप होंगे जब ऑल टुगेदर एसी वोल्टेज 40 वोल्ट यानी 20 प्लस 20 वोल्ट्स को एक्सीड कर जाएगा। तो लिहाजा एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान जब वोल्टेज 40 वोल्ट्स को एक्सीड करेगी तो जीनर डायोड के ऊपर 40 वोल्ट्स ड्रॉप होना शुरू हो जाएंगे। तो ये जीनर डायोड अपनी आउटपुट के ऊपर 40 वोल्ट्स प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। यानी अगर इसकी पैरेलल में आरसी सर्किट को लगा दिया जाए तो अब आरसी सर्किट के लिए 40 वोल्ट्स अवेलेबल होंगे। तो एसी सिग्नल के 40 वोल्ट्स हो जाने के बाद आरसी सिग्नल को अब 40 वोल्ट्स मिल जाएंगे। अब जब इस आरसी सर्किट को 40 वोल्ट्स मिलेंगे तो एक सर्टेन टाइम लगेगा इस कैपेसिटर को 28 वोल्ट्स अचीव करने के लिए। और वो टाइम कितना लगेगा उसके लिए कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन को इस्तेमाल किया जाएगा। कैपेसिटर की चार्जिंग इक्वेशन हमें यह बताएगी कि एक सर्टेन टाइम 30 सेकंड्स गुजरने के बाद जो वोल्टेज कैपेसिटर ने एक्वायर कर ली है वो कितनी है, जबकि एक सोर्स वोल्टेज V0 जो कि कांस्टेंट वोल्टेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उसको प्रोवाइड की गई हो। तो यहां पर वो वोल्टेज जो कि एक सर्टेन टाइम t के बाद कैपेसिटर ने एक्वायर करनी है वो 28 वोल्ट है। तो लिहाजा उसको VCT की जगह पर लगाया जा सकता है। और इसी तरह से जो वोल्टेज कांस्टेंट वोल्टेज आरसी नेटवर्क को इनपुट के तौर पर प्रोवाइड की गई है वो 40 वोल्ट है। तो लिहाजा V0 के तौर पे उसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो यहां से अगर इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो ये इक्वेशन T इक्वल्स 1.2 RC बनती है। तो यहां पर C की वैल्यू 0.12 माइक्रोफैरड इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। अब रहा सवाल R की वैल्यू का जो कि हमने मालूम करनी है। तो उसके लिए हमें टाइम t की वैल्यू चाहिए। तो अब यहां पर अगर 10% ऑन टाइम की बात की जाए तो 10% ऑन टाइम का मतलब है कि एसी वेव का 10% हिस्सा गुजर चुका है और उसके बाद ट्रिगर प्रोवाइड किया गया तो वो 10% ऑन टाइम बन गया। इसी तरह से 90% ऑन टाइम का मतलब है कि अब एसी वेव के 90% हिस्सा गुजर जाने के बाद ट्रिगर प्रोवाइड किया गया। तो एक हाफ साइकिल का जो 10% बनता है यानी कि एक हाफ साइकिल की ड्यूरेशन का जो 10% बनता है वो 0.833 मिलीसेकंड्स बनता है। और इसी तरह से एक हाफ साइकिल के ड्यूरेशन का जो 90% टाइम बनता है वो 7.5 मिलीसेकंड्स बनता है। तो इसका मतलब यह है कि 10% ऑन टाइम अचीव करने के लिए 0.833 मिलीसेकंड्स के बाद ट्रिगर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इसी तरह से 90% ऑन टाइम अचीव करने के लिए 7.5 मिलीसेकंड्स के बाद ट्रिगर प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 10% ऑन टाइम के लिए जो टाइम हमने निकाला ट्रिगर प्रोवाइड करने का वो 0.833 अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो R की वैल्यू 5.8 किलो ओम्स बनती है। और इसी तरह से 90% ऑन टाइम जो कि 7.5 मिलीसेकंड्स बना जिसके बाद ट्रिगर प्रोवाइड किया जाएगा उसे अगर इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो R की वैल्यू 52 किलो ओम्स बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजस्टमेंट हमसे पूछी गई थी कि बताएं 10 से 90% के दरमियान R की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी तो वो हमने निकाल ली। यानी कि R की वैल्यू अगर 5.8 किलो ओम्स रखी जाए तो 10% ऑन टाइम अचीव होगा और अगर R की वैल्यू 52 किलो ओम्स रखी जाए तो 90% ऑन टाइम अचीव होगा। अगर स्टैंडर्ड
वैल्यूज इन रेजिस्टर्स की सर्किट में लगाई जाए तो 50 किलो ओम्स का पोटेंशियोमीटर होता है। उसके साथ सीरीज में 6 किलो ओम्स का एक रेजिस्टर लगाया जा सकता है, तो मिलके ये टोटल 56 किलो ओम्स बनेगा। यानी कि अगर पोटेंशियोमीटर की रेजिस्टेंस जीरो कर दी जाए तो उस सूरत हाल में 6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस बचेगी, जो कि कैपेसिटर के साथ मिलके आरसी नेटवर्क बनाएगी और एक सर्टेन डिले जनरेट करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो 10% ऑन टाइम हमने निकाला था 5.8 किलो ओम्स पे बन रहा था, अब ये रेजिस्टेंस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगा तो ये टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर 6 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो ये टाइम हाफ साइकिल के ड्यूरेशन का 10.4% बनता है। और इसी तरह से 52 किलो ओम्स की बजाय जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमें यहां पर मिलेगी 50 प्लस 6 किलो ओम्स लगा के, जो कि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, तो वो 56 किलो ओम्स बनेगी। तो 52 किलो ओम्स की बजाय अगर 56 किलो ओम्स कर दिया जाए तो इस लिहाज से जो ट्रिगर टाइम होगा वो भी बढ़ जाएगा। और अगर ये 52 की बजाय इस फॉर्मूले के अंदर 56 किलो ओम्स सब्स्टिट्यूट किया जाए तो यहां से जो टाइम हमारे पास आएगा वो एक हाफ साइकिल की ड्यूरेशन का 97% होगा। तो चूंकि सवाल में हमसे पूछा गया था कि अप्रोक्सीमेटली 10 to 90% के ऑन टाइम की सेटिंग्स हमें बताएं जिन पे आर की वैल्यूज कुछ होनी चाहिए, तो हमने वो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज भी निकाल ली, यानी कि 10% और 97% और एक्चुअल वैल्यूज भी हमने निकाली और उनके ऊपर भी रेजिस्टेंस निकाल ली। इस सेशन से रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे ऑनलाइन सेशंस में पूछ सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।